अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मैंने आपसे वादा किया था कि आज के दिन मैं यूपी के पहले फेस में जो 11 ज़िलों की 58 सीटें पोलिंग को जा रही हैं 10 फरवरी को, उनके बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। इन 58 सीटों में से तकरीबन 24 सीटें वो हैं जो मुस्लिम डोमिनेटिंग हैं, और इन 58 में से 2017 में 52 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और तकरीबन एक कैराना की सीट को छोड़ के तकरीबन तमाम, एक कैराना और मेरठ की सीट को छोड़ के तकरीबन तमाम मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें बीजेपी 2017 में जीत गई थी। और इसलिए आज हमको बहुत ही होशियारी और समझदारी के साथ, बगैर किसी कन्फ्यूजन के वोटिंग करनी है। तो मैंने कल अर्ज किया कि हमारा हदफ है हंग असेंबली लाना, और उस हदफ को अचीव करने का काम हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे बैठे हुए तमाम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों ने बहुत मेहनत करने के बाद एमपीसीआई ने एक लिस्ट बनाई है, और वो लिस्ट आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। वो लिस्ट पेश करने से पहले मेरी आप सब से एक दरख्वास्त तो ये है कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी वोटर्स हैं, और जो अभी वैसे भी जो लोग जुड़ गए हैं या अभी जुड़ेंगे, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वेस्ट यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। जो उम्मीदवार हैं, पार्टियों के लोग हैं, वो भी अगर चाहें तो वीडियो को डाउनलोड करके, और जो उनके ज़िले की सीटें हैं उनको ट्रिम करके और अपने ग्रुप्स में उन्हें डाल सकते हैं। और जो बाकी लोग हैं, जो एनजीओज़ के लोग हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो भी इसको स्प्रेड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। मैं यूट्यूब चैनल पर भी लाइव कर रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब करके उसको भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्विटर पर भी लाइव रहूँगा। तो मेरी पहली दरख्वास्त तो ये है कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे, उनसे बहुत ही दस्तबस्ता, बड़ी ही लजाजत और बड़ी ही आजिज़ी के साथ मेरी ये दरख्वास्त है कि वो अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएं। किसी भी सीट पे, किसी एक भी सीट पे, किसी भी वजह से 70% से कम पोलिंग नहीं होना चाहिए। ये एश्योर करें, जो एक्टिविस्ट ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग काम कर रहे हैं, जो रिफाही तंजीमें काम कर रही हैं, जो मिली तंजीमों के एक्टिविस्ट हैं, वो सब की ये पहली जिम्मेदारी है कि हर पोलिंग के दिन, यानी अभी जो पहला फेस में 10 फरवरी का पोलिंग है, कोई भी किसी वजह से भी 70% से कम आपका पोलिंग नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा चाहे जितना हो, 80 और 90% तक भी आपको पोलिंग करना चाहिए। अगर वाकई आप अपने हक में एक नतीजा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सरकार बदले, तो उसके लिए आपको अपना वक्त निकालना पड़ेगा, पोलिंग बूथ पे जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। अभी मौसम भी ठीक है, इतनी सर्दी भी नहीं है, इतनी गर्मी भी नहीं है। आप आराम से जाइए, पोलिंग की लाइन में लगिए। 70% से, देखिए आसाम में, बंगाल में, बिहार में पोलिंग 90% तक हुआ करता है। यूपी में क्या मुसीबत है कि आप 60%, 55%, और हमारे लोग तो 40-45% तक पोलिंग कर रहे हैं। तो हमारे हारने की और बीजेपी के जीतने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारा पोलिंग परसेंटेज कम होता है। तो मेरी पहली दरख्वास्त ये है कि पोलिंग परसेंटेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना बढ़ाइए, और 70 से कम तो होना ही नहीं चाहिए अगर आप वाकई एक नतीजा चाहते हैं। दूसरी बात जो कल भी मैंने कही थी और आज मैं दोहरा रहा हूं, मैं अभी कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम लूंगा और कैंडिडेट्स के जिनको सपोर्ट करना चाहिए।
अपनी रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती, अपना मसलक, अपनी बरादरी, अपना ताल्लुक, अपनी वाबस्तगी, अपनी पार्टी की वाबस्तगी, सबको दूसरे नंबर पे रखिए, पहले नंबर पे नहीं हो सकती है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि पूरी स्टेट में एक चेंज आए, तो आपको, अब आपका नज़रिया क्या है, आपकी क्या सोच है, या आप किसके दोस्त हैं, हमनवा हैं, रिश्तेदार, वटेवर जो भी आप हैं, वो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर यह है कि आप जीतें। पहले नंबर पर यह है कि जालिम से निजात पाएं। वो निजात पाने के लिए आपको अपनी सोच पे और अपने ताल्लुक पे कुछ अगर कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, तो अपना दिल मार के वो कंप्रोमाइज़ कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बात आप सोच रहे हैं सब लोग वही बात सोचें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही हर्फ आखिर हो। मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हैं। लेकिन जब हम एक इज्तमाही मामले में कोई बात करना चाहते हैं, पूरे मुल्क की बात करना चाहते हैं, या पूरी स्टेट की बात करना चाहते हैं, तमाम मुसलमानों की बात करना चाहते हैं, तमाम दलितों की बात करना चाहते हैं, तमाम ओबीसी की बात करना चाहते हैं, इंसाफ की बात करना चाहते हैं, तो कहीं कहीं हमको अपनी राय वापस लेनी पड़ती है और दूसरों की राय पर एतबार करना पड़ता है। और जो लोग ऐसा करते हैं वही कामयाब होते हैं, और जो कौमें ऐसा नहीं करती हैं, अपनी राय पे बजिद रहती हैं, जिद करती हैं, एक इज्तमाही फैसले के ख़िलाफ़ काम करती हैं, वही कौमें नाकाम होती हैं, तनज़्ज़ुली का शिकार होती हैं, ज़िल्लत व ख़ारी का शिकार होती हैं। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि बराए करम मेरे ऊपर भी शक ना करें। बखुदा मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता। किसी एक उम्मीदवार को भी, जो 58 सीटें यहाँ पर जा रही हैं, मैं न किसी से मिला हूँ, न किसी को जानता हूँ, मैंने किसी की सूरत भी नहीं देखी है, इल्ला ये कि जो फोटोज़ में सब दिखाई दे रहे हैं। किसी से मेरी मुलाकात, किसी से मेरा राब्ता, किसी से मेरी दोस्ती, दुश्मनी, ताल्लुक़ कुछ भी नहीं है। ना अब है और ना आइंदा होने की उम्मीद है। जो कुछ है सिर्फ उम्मत के मफाद में है और गुर्बत के मफाद में है। उम्मत और गुर्बत, इन दो चीज़ों के मफाद में हमारी टीम ने जो काम किया है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और मैं ज़िलावार चल रहा हूँ। 11 ज़िले जा रहे हैं। 11 में से पहला ज़िला कैराना का है, शामली। शामली ज़िले में आपकी 3 सीटें हैं, कैराना, थाना भवन और शामली। इन 3 सीटों में से 2 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती हैं, थाना भवन की और शामली की सीट। कैराना की सीट नाहिद हसन, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उस वक्त थे, अब भी हैं, उन्होंने जीती थी। और नाहिद हसन ने भी उस वक्त वो अच्छे खासे मार्जिन से वो सीट जीती थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मर्तबा नाहिद हसन फिर कंटेस्ट कर रहे हैं, और अभी वो जेल में उनको डाल दिया गया है सिर्फ इस वजह से कि कंटेस्ट कर रहे हैं और एक ख़ास पैरामीटर बनाना है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरी राय ये है, और एमपीसीआई की है ये राय, मुश्तरका राय है, कि कैराना की तीनों सीटों पर हम इस गठबंधन के लोगों को वोट दें। समाजवादी पार्टी को कैराना में, थाना भवन और शामली में आरएलडी के जो कैंडिडेट हैं अशरफ अली और प्रसन्न चौधरी, इन लोगों को वोट दें। हालांकि थोड़ा कन्फ्यूजन आपको महसूस हो रहा होगा, थाना भवन की सीट पे बीएसपी के ज़हीर मलिक भी हैं, और इकराम सद्दाम साहब भी हैं एसडीपीआई के, और एमआईएम से इकराम साहब भी हैं। तो देखिए इस वक्त की जो सिचुएशन है, मैं समझता हूं कि चूँकि हमारे जाट भाई भी वहां पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में, किसी गलतफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के गलत के प्रोपेगंडे का भी आप शिकार ना हो। ग्राउंड से जो रिपोर्ट आज सुबह तक भी मेरे पास आई है वो ये है कि मिल के पोल कर रहे हैं और किसी सूरत कोई हट नहीं रहा है उससे। इसलिए चूँकि ये कम्बिनेशन बन रहा है, तो इस कम्बिनेशन को आप किसी मसलक या मज़हब की बुनियाद पे न देखें। अगर नाहिद हसन को दूसरे लोग वोट दे के जिता रहे हैं, और तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप थाना भवन और शामली में वोट करें, और ये तीनों सीटें
शामली की हम लोग इंशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जीत रहे हैं। मैं आपको इंशाल्लाह लजीम यकीन दिलाता हूं कि हम ये तीनों सीटें यानी 2 सीटें हम बीजेपी से छीन रहे हैं। अगर आप नाहिद हसन, अशरफ अली थाना भवन, प्रसन्न चौधरी शामली, इन तीनों सीटों पर सपा और आरएलडी गठबंधन को बराए करम वोट कीजिए और इन तीनों को कामयाब बनाएं। 2 सीट आप बीजेपी से छीन लेंगे। उसके बाद मुजफ्फरनगर की सीट है। मुजफ्फरनगर में 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों पे कुछ नाराजगी की खबरें हमको मिली हैं। वो खबर ये, कल भी जो मैं लाइव कर रहा था तो लोगों ने कमेंट करके कहा था कि 40-45% की सीटें हैं और उस पर गठबंधन के लोगों ने कि उनकी लीडरशिप ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिए हैं। ये बात ठीक है और ये बात जायज़ भी है और ये इस बात को बताती है कि हमारी नुमाइंदगी को कम करने की कैसे कैसे कोशिश की जाती है। वो अपनी जगह शिकायत है, लेकिन मौजूदा हालात में हमको अपनी नुमाइंदगी को एश्योर करना जहां एक जिम्मेदारी है, वहीं ये जिम्मेदारी भी है कि जो गठबंधन हम चाहते हैं या जो हंग असेंबली हम चाहते हैं उस पर थोड़े थोड़े कंप्रोमाइज़ हमको करने पड़ेंगे, थोड़े से कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अगर हम शामली ज़िले में अपने 2 आदमियों की बात कर रहे हैं तो हमको उनके लिए भी वोट चाहिए, सबका वोट वहाँ से भी चाहिए। हमें बागपत पे भी जो है सदीकी जो नवाब के साहबजादे और गुलाम रसूल साहब मेरठ में हैं और मेरठ की 2 सीटें, उन पे भी हमें उनका वोट चाहिए। तो इसलिए अगर मुजफ्फरनगर पे कुछ कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, अव्वल तो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करने पड़ रहे हैं। मैंने जो इसको देखा है पूरा मुजफ्फरनगर का पिछले 2017 और 12 के भी इलेक्शन के, तो हमको ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने नहीं पड़ रहे हैं। और जो भी यानी हमारे जो 3 क्राइटेरिया थे, मैं बीच में फिर रोक के बता दूं, 3 क्राइटेरिया पर यह फैसला किया गया है। एक क्राइटेरिया ये कि 2012 में और 17 में इस कॉन्स्टिट्यूंसी का ट्रेंड क्या रहा है। इवन 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटिंग ट्रेंड क्या रहा है, किस पार्टी का वहां पर ताकत और दबदबा रहा है और किसने बार बार वहां पर ज्यादा वोट हासिल किए हैं, ये एक एनालिसिस किया है। ये एक वो तरीकाकार था। दूसरा ये था कि अभी जो उम्मीदवार आए हैं उन उम्मीदवारों में से कौन है जो बहुत पोटेंशियली वहां फाइट कर रहा है, चाहे वो गठबंधन के हैं किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी के हैं, कौन है जो पोटेंशियली वोट को इकट्ठा कर रहा है और दूसरे वोटों को भी इकट्ठा कर रहा है। ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया ये था कि ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, आम वोटर की सोच क्या है। यानी पिछला जो तजुर्बा है, फिर उम्मीदवार की अपनी अहमियत उस सीट पर, तीसरे ग्राउंड पर आम वोटर की सोच क्या है। इन 3 चीज़ों को हमने सिर्फ कंसीडर किया है और उन्हीं 3 की बुनियाद पर ये सारे फैसले हुए हैं। हर सीट का फैसला इन 3 क्राइटेरिया की बुनियाद पर किया गया। हवा में नहीं हुआ है, जज्बात में नहीं हुआ है, किसी को प्लीज करने के लिए नहीं है, किसी को नाराज करने के लिए नहीं है। जो इन 3 क्राइटेरिया पर आया उसके लिए हमने गौर किया है और वही आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में जो बुढ़ाना सीट है, बुढ़ाना सीट पे हाजी मोहम्मद अनीस भी हैं, राजपाल भी हैं, बालियान भी हैं, देवेंद्र भी हैं, भीषम बालियान भी हैं MIM से। तो हमारी राय यह है कि यहाँ पर BSP हमेशा यहाँ इसने बहुत वोट लिए हैं, लेती रही है, BSP की एक ताकत रही है और हाजी मोहम्मद अनीस अच्छी खासी कंफर्टेबल पोजीशन में वहाँ हैं। तो मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट पे हमारी राय ये है और हमारा मशवरा ये है कि बुढ़ाना सीट पे BSP के हाजी मोहम्मद अनीस साहब की हिमायत की जानी चाहिए। इसी तरह चरथावल की सीट पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सलमान सईद साहब भी हैं BSP से, पंकज मलिक साहब सपा से हैं, यामीन राना साहब कांग्रेस से हैं, ताहिर अंसारी साहब MIM से है। तो ये कन्फ्यूजन में आप अगर चरथावल की सीट देखें तो पिछली बार भी इसी कन्फ्यूजन में 2 या 2.5% से चरथावल की सीट हम लोग हारे थे। 5.4% वोट से ये हम हारे हैं 2019
हाँ यस 5.5% वोट से हम हार गए थे। तो इतने कम मार्जिन से जो हम हारे थे उसकी वजह यही थी कि वोट स्प्लिट बहुत हुआ था। ये सीट जीती जा सकती है, बहुत आसानी से जीती जा सकती है, अगर आप 2017 की तरह का चरथावल के लोग खास तौर पे सुन लें कि जो आपने पिछली मर्तबा किया था कि बहुत थोड़े से वोटों के साथ हम ये सीट हारे थे। 39% वोट बीजेपी को मिला था, 28% वोट मिला था समाजवादी पार्टी को उस वक्त, और आरएलडी ने भी 11% वोट मिला था। तो आप अगर अब ये आरएलडी और ये मिल के 28 और 11 39% हो जाता है, ये कंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है। तो मेरी दरख्वास्त ये है एमपीसीआई की तरफ से कि चरथावल की सीट पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पंकज मलिक की ही हिमायत की जाए, और इन वोटों को जो सलमान सईद, यामीन राना और ताहिर अंसारी जो 3-3 कैंडिडेट एक एक सीट पे हैं, ये दिए ही इसलिए गए हैं और दिए ही इसलिए जाते हैं कि यहाँ पर वोट स्प्लिट हो और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे। तो बराए करम आप पंकज मलिक साहब की यहाँ हिमायत करें। पुरकाजी रिजर्व की जो सीट है इस पर भी अनिल कुमार जो आरएलडी के हैं उनकी हिमायत करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर शहर की जो सीट है इस पर सबसे ज़्यादा शिकायत थी। अब इस पे जो मैं कैंडिडेचर देख रहा हूँ, कपिल देव अग्रवाल बीजेपी से, पुष्पंकर पाल जो बीएसपी से, सौरभ हैं आरएलडी से, सुबोध शर्मा हैं कांग्रेस पार्टी से, और इंतजार अंसारी हैं एआईएम से। देखिए ये 40-45% की सीट है। हम आंखें बंद करके और हथियार डाल के खड़े नहीं रह सकते। हमें अपनी हिस्सेदारी और अपने दावेदारी की बात तो सब जगह करनी ही पड़ेगी, और अगर वो हम नहीं करेंगे और इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा टॉलरेट करना ये भी सॉरी मुनासिब नहीं है। एमआईएम से मेरा इख्तलाफ ज़ाती तौर पर है, उनके तरीक़ाकार से, उनकी आइडियोलॉजी से एमआईएम से भी मेरा इख्तलाफ है, एमआईएम की लीडरशिप से भी मेरा इख्तलाफ। मैं दोनों को ठीक नहीं समझता। वो क्यों नहीं समझता वो मेरे रीज़न से, मैं उस बहस में अब जा नहीं रहा। लेकिन मेरा इख्तलाफ ज़ाती तौर पर किससे है किससे नहीं है वो एक अलग किस्सा है। इस वक्त की ज़रूरत कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर क्या है ये एक अलग किस्सा है। उम्मत का मजमूई मफाद कायम में है और कॉन्स्टिट्यूंसी का मजमूई मफाद कायम है, वो सुपीरियर है। मेरी ज़ात अहमियत नहीं रखती, मेरा ज़ाती इख्तलाफ अहमियत नहीं रखता। जब उम्मत की बात आए तो मेरे अपना व्यू पॉइंट जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पे चला जाता है, और उम्मत का मफाद और वो तरजीह होता है वो पहला होता है। इसलिए मेरी राय ये है कि आप मुजफ्फरनगर शहर की सीट पे एमआईएम के उम्मीदवार इंतजार अंसारी को भारी मतों से कामयाब बनाएं। मुजफ्फरनगर शहर पे एमआईएम के उम्मीदवार इंतजार अंसारी को आप कामयाब बनाएं। इस तरह खतौली की सीट पे जो है बहुत क्लियर है वो सीट, उसमें कोई मसला ही नहीं है। करतार सिंह भडाना बीएसपी के बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं। तो करतार सिंह भडाना को आप खतौली की सीट पे बीएसपी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। इस तरह मीरापुर ट्रेडिशनली बीएसपी की सीट रही है। आपको अगर याद हो तो मायावती भी पहला इलेक्शन इसी से लड़ी, और बीएसपी के बहुत कंसोलिडेटेड पोजीशन रही है मीरापुर पे। तो हमारी राय ये है कि हम एमपीसीआई की तरफ से बीएसपी के मोहम्मद सलीम उम्मीदवार हैं, और अच्छे स्ट्रांग उम्मीदवार भी हैं ये। इनको बराए करम बीएसपी को खतौली की मीरापुर की सीट पे मोहम्मद सलीम को हिमायत करें। इसके बाद मेरठ ज़िले में आते हैं। मेरठ ज़िला भी बड़ा ट्रिकी ज़िला है, और आप जानते हैं मेरठ की सिचुएशन क्या है। मेरठ में पहली सीट है सिवाल खास की। सिवाल खास पे कोई कन्फ्यूजन मेरा ख्याल है नहीं है। बीएसपी यानी ये गुलाम मोहम्मद साहब सिवाल खास पे पहले भी लड़ते रहे हैं, कई बार लड़े हैं, और अच्छे खासे वोट इन्होंने पहली दूसरी पोजीशन हासिल करते रहे हैं, और अभी भी है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहले कुछ देर पहले टिकट मिलने से कुछ दिन पहले वहाँ कुछ लोगों ने मुतालबा किया था कि गुलाम मोहम्मद साहब को वोट न करें, और हमारे ख़ास तौर पर जाट बरादरी के भाइयों का ये मुतालबा था। लेकिन फिर समाजवादी पार्टी ने गुलाम मोहम्मद साहब को ही वहाँ पर टिकट दिया। बीएसपी से मुकर्रम अली भी वहाँ लड़ रहे हैं, और रफ़ात खां एमआईएम से भी लड़ रहे हैं, जगदीश शर्मा भी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ किसी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है।
सिवाल खास पे गुलाम मोहम्मद साहब से ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार नहीं है, बहुत थोड़े वोटों से सिवाल खास वो पहले भी हारे हैं। इस बार ये गलती मत कीजिए जो आपने पिछली बार की थी। तो बराए करम सिवाल खास पे गुलाम मोहम्मद साहब को। और एक बात मैं बता दूं यहाँ पर, जो हमारे जाट बरादरान की एक शिकायत थी और पिछले दिनों ये कहा जा रहा था, एक अफवाह थी कि जाट बरादरान मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अमित शाह की मीटिंग के बाद एक तो वो सिलसिला ख़त्म हो गया। दूसरे, हमारी जो टीम अभी भी इस वक्त भी मुजफ्फरनगर में मौजूद है और मैं राब्ते में हूँ, कल वो मेरठ में चली जाएगी। उनकी जो रिपोर्ट है वो ये है कि बिल्कुल ये कम्बिनेशन जो चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया था इसमें डेंट नहीं पड़ रहा है, ये बहुत सॉलिडली खड़ा हुआ है। उन्होंने उस वक्त जो भी कुछ कहा हो, मैं जाट भाइयों से भी कहूँगा कि सन 70 में चौधरी साहब ने जो कम्बिनेशन बनाया था, जाट मुस्लिम कम्बिनेशन, उसने चौधरी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया 2 मरतबा उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद चौधरी अजीत सिंह को भी चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश की थी। वो दिल्ली में बैठे हुए ठाकुरों ने खेल खेला था कि चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके। तो हम जब मिलते हैं तो हमारा कम्बिनेशन इस खित्ते में वो होता है कि ये 140-46 जो सीटें वेस्ट यूपी के डिसाइड करती हैं कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और अगर ये दरार पड़ जाए ये, तो फिर ये यूपी, वेस्ट यूपी के हाथ से मुख्यमंत्री चला जाता है। तो जाट भाइयों को हमारे ये बात समझनी चाहिए कि 70 में जो कम्बिनेशन बनाया था चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर फरीदी ने मिलके, उसके फायदे 2013 तक हमें कितने मिलते रहे हैं। और 2013 में बीजेपी ने जब उसको तोड़ा फिसाद के जरिए, अब वो कैसे फिसाद हुआ, किसने किया, कौन शरीक हुआ, क्या गलतफहमी कर रही, कौन जिम्मेदार था, वो सब बहस को भूल जाइए, उस बहस में मत जाइए। ये देखिए कि 2013 से लेके अब तक इस कॉम्बिनेशन के टूटने का नुकसान किसको हुआ और कितना हुआ और क्या क्या नुकसान हुआ, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए उस कॉम्बिनेशन को आप भी, मुझे आज कहा गया, बताया गया कि बहुत स्ट्रांग वो कॉम्बिनेशन चल रहा है और बीजेपी के मुंह से पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं उसी की वजह से। कभी जाटों को बुलाते हैं, कभी गली गली जाते हैं, कभी कैराना के पलायन का झूठा किस्सा सुनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन बना है और मजबूत कॉम्बिनेशन है। मैं जाट बरादरान से भी ये अपील करता हूँ कि इस पूरे रीजन की अगर तरक्की चाहते हैं और वो माहौल जो यहाँ पर सदियों से रहा है उस माहौल को जिंदा और बाकी रखना चाहते हैं और अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं और फिर से एक चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं अपनी बरादरी से, तो आपको इस कम्बिनेशन के साथ चलना होगा। बीजेपी सिर्फ गुलाम बना के रख सकती है, इक़्तिदार नहीं दे सकती। अगर बीजेपी चीफ मिनिस्टर बना सकती हो तो कोई जाट मुझे आके बता दे संजीव बालियान अगर चीफ मिनिस्टर बन रहे हो जो फिसाद के जिम्मेदार, नहीं बन, कभी नहीं बन, गुलामी कर सकते हैं बीजेपी में। तो आप अपनी क़यादत के साथ चलिए, हम सब साथ चलेंगे तो इक़्तिदार भी हमारे ही हाथों में रहेगा और मुश्तरका तौर पर रहेगा। इसलिए सिवाल खास पे बिल्कुल क्लियर है, किसी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सपा के गुलाम मोहम्मद साहब को वहां दे। सरधना की सीट पे श्री अतुल सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत क्लियर है वहां पर, वो पहले भी रहे हैं। और संगीत सोम जैसे आदमी को हराना, संगीत सोम मुजरिम है, कत्लेआम का मुजरिम है और इनके ऊपर से मुकदमा वापस लिए गए, ये जेल गए हैं और इसके बाद चीफ मिनिस्टर ने मुकदमा वापस लिया। संगीत सोम का सरधना जैसी सीट पे जीतना ये हमारी बदकिस्मती होगी। इसलिए बिल्कुल किसी किस्म की सेकंड थॉट की जरूरत नहीं है। श्री अतुल जी को आप समाजवादी पार्टी के श्री अतुल जी को दें, यूँ कांग्रेस से रैनुद्दीन और जीशान अहमद MIM से भी हैं, ये सब लोग इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं। संजीव धामा भी खड़े हुए हैं BSP से, सुना है कि ये भी ताकतवर उम्मीदवार हैं। लेकिन आप अपनी पार्टी में अतुल जी को रखिए और अतुल को आप सरधाना से जिताइए। हस्तिनापुर में भी योगेश वर्मा एक स्ट्रांग कैंडिडेट है, पहले भी इन्होंने कंटेस्ट किया है, थोड़े वोट से हारे थे हस्तिनापुर में। योगेश वर्मा जी को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, वहां से जिताइए। किठौर की सीट पे शाहिद मंजूर बार बार जीते हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, कई बार वो जीत चुके हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ पर सतवीर त्यागी बीजेपी से हैं, तस्लीम अहमद को ये मेरे ही हम नाम है AMI से हैं, बबीता गुजर है, कौशल पाल हैं। लेकिन शाहिद मंजूर की दावेदारी बहुत मजबूत है,
बराए करम यहाँ से शाहिद मंसूर समाजवादी के उम्मीदवार। मेरठ कैंट की सीट पे आमतौर पर बीजेपी का कब्जा रहता है, लेकिन इस बार सूरत हाल बदल रही है। मनीषा अहलावत आरएलडी से हैं, सपा से नहीं है, आरएलडी से हैं, ये फर्क है। तो मनीषा अहलावत साहिबा आरएलडी से हैं मेरठ कैंट पे, इनकी हिमायत करें। फिर मेरठ सिटी की जो सीट है उस पर रफ़ीक अंसारी पहरे भी रहे हैं, वहाँ कंटेस्ट भी करते रहे, पिछला इलेक्शन हारे हैं, उससे पहले जीत गए थे। रफ़ीक अंसारी सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, इन पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिलशाद अहमद साहब को बीएसपी ने खड़ा कर रखा है, आप समझ सकते हैं उसका मकसद क्या है। इमरान अंसारी साहब भी खड़े हैं, और रंजन शर्मा कोई कांग्रेस से भी हैं। तो वेरी क्लियर रफ़ीक अंसारी। मेरठ साउथ भी में आदिल बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है, पहले भी आदिल ने कंटेस्ट किया है, इस बार भी बहुत स्ट्रांग है। नफीस सैफी कोई साहब खड़े हैं कांग्रेस से, कुंवर दानिश, दिलशाद अली भी खड़े हैं। तो आप ये वोट डिस्ट्रीब्यूशन के सारी टैक्टिक है उसको छोड़िए। रफ़ीक अंसारी मेरठ सिटी पे और मेरठ साउथ पे, मोहम्मद आदिल समाजवादी पार्टी के हैं। बराए करम सब मिलके इनकी हिमायत करें। नाउ कम्स टू बागपत पे ज़रा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सीधे तीनों सीट पे बागपत के आरएलडी के उम्मीदवार हैं। और मैं बागपत का रहने वाला हूं, मैं पैदा दिल्ली में हुआ हूं, लेकिन मेरे अजदाद हैं, मेरे सारा खानदान, सारा रिश्तेदारी बागपत में मौजूद है। बागपत की तीनों सीटों का, छपरौली, बड़ौत और बागपत का, मुझे एक एक गली का अंदाजा है, एक एक गांव का अंदाजा है। तीनों सीट पे बागपत के आरएलडी के उम्मीदवार प्रोफेसर अजय कुमार आरएलडी छपरौली पे है, बड़ौत में जयवीर सिंह तोमर आरएलडी के हैं, और बागपत की सीट पे नवाब कौकब हमीद साहब, बहुत बड़े आदमी थे, पार्लियामेंट में भी आ गए थे, यूपी में मिनिस्टर भी कई बार रहे, उनके साहबजादे हैं अहमद हमीद साहब। इन तीनों सीटों पे आप आरएलडी को वोट करें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस पे भी जो है वो पीस पार्टी के कोई राशिद साहब भी खड़े हैं, अनिल देव त्यागी कांग्रेस ने खड़े, अरुण कसाना भी खड़े हैं, योगेश धामा ने वहाँ बड़ी कोशिश की है मुसलमान प्रधानों को अपनी तरफ करने की, योगेश धामा जी ने, लेकिन कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरीके से कांग्रेस ने छपरौली में डॉक्टर यूनुस साहब को, एमआईएम ने अनीस साहब को खड़ा किया है, मोहम्मद शाहीन चौधरी भी छपरौली में कोई साहब खड़े हैं बीएसपी से। तो प्लीज़ आप किसी भी, यहाँ जो कम्बिनेशन है वो बहुत क्लियर है, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो प्रोफेसर, मैं कम्युनल होके कोई बात करना नहीं चाहता, और मैं हूँ भी नहीं कम्युनल। प्रोफेसर अजय कुमार आरएलडी छपरौली से, बड़ौत से जयवीर तोमर आरएलडी, और बागपत से अहमद हमीद आरएलडी, ये आपकी मुस्तहिक हैं। लोनी की सीट पे मुझे फीडबैक कुछ और है, मगर मैं गाज़ियाबाद ज़िले में आ गया हूँ। गाज़ियाबाद भी बड़ा ट्रिकी ज़िला है, 5 सीटें हैं गाज़ियाबाद में। लोनी पे मेरा फीडबैक कुछ और है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन कुछ और है। मैं लोनी के लोगों पर ये बात छोड़ दूंगा अपनी बात कह के। देखिए, मदन भैया साहब आरएलडी के उम्मीदवार हैं लोनी की सीट पे। वहाँ पर ग्राउंड की रिपोर्ट ये है कि मदन भैया जी की हिमायत वहाँ बड़ी तादाद में की जा रही है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सीट भी बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से पहली बार जीती थी 2017 में, ये याद रखिए। इससे पहले 2007 में ये सीट पहले खेकड़ा कहलाती थी, डिलिमिटेशन होने से पहले। मैं चूंकि बागपत के एरिया का, इसलिए मुझे पता है, खेकड़ा सीट कहलाती थी। खेकड़ा सीट पे 2002 में मदन भैया ने इलेक्शन लड़ा था, इंडिपेंडेंट, ये जीत गए थे। 2007 में फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था आरएलडी के टिकट पे, तब भी ये जीत गए थे। ये उसके बाद डिलिमिटेशन हो गया, सीट कट गई और लोनी सीट बन गई। तो जब लोनी बन गई, लोनी के बनने के बाद से मदन भैया ने कोई इलेक्शन नहीं जीता। जाकिर ने जीता 2012 का इलेक्शन, और फिर बीजेपी ने जीत लिया 2017 का इलेक्शन, और ये तीसरे और चौथे नंबर पे रहे मदन भैया। तो मदन भैया का असर वहां कम होता रहा, और बीएसपी चाहे खेकड़ा पे सीट रही हो, चाहे लोनी सीट रही हो, 2002 से दूसरे या पहले नंबर पे बीएसपी रही, हमेशा रही है। यहाँ पर 20 साल से
बीएसपी का कंसोलिडेटेड वोट बैंक है। आज बीएसपी कंटेस्ट नहीं कर रही, बीएसपी जाने क्यों नहीं कर रही, लेकिन हम तो वो खेल अपना खेल रहे हैं, हम अपना खेल रहे हैं, हमारा अपना खेल है। मेरी जाती राय है कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं यहाँ हाजी आकिल कुरैशी, हाजी आकिल कुरैशी। यहाँ नंद किशोर गुजर शायद सिटिंग है बीजेपी के, मदन भैया आरएलडी से लड़ रहे हैं, यामीन मलिक लड़ रहे हैं यहाँ कांग्रेस से, और डॉक्टर मेहताब एएमआई से हैं, जो मेन स्ट्रीम पार्टी से मैं उन्हीं का ले रहा हूँ। उम्मीदवार तो बहुत हैं, लेकिन मेरी राय यह है कि हाजी आकिल कुरैशी को यहाँ उम्मीदवार के तौर पर सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ग्राउंड पे लोगों की राय मदन भैया के बारे में बनती है तो भाई आप लोग जाने। इन मेरी राय जाती राय हाजी आकिल चौधरी के साहब के बारे में है, लेकिन हमारी जो एमपीसीआई के दीगर लोग हैं उनकी राय इसमें मदन भैया के बारे में है। तो इन दोनों में से किसी को भी एक को, जो ग्राउंड के लोग और एक दो दिन में क्लियर हो जाएगी ये बात, तो ग्राउंड पे अगर लोग मदन भैया की हिमायत करते हैं तो सब मिलके मदन भैया को वोट कीजिए। अगर आकिल चौधरी पे बात बनती है तो ये दो के अलावा कुछ भी कंसिडरेबल नहीं है कि इधर उधर वोट जाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक दो दिन में बात क्लियर हो जाएगी। देन मुरादनगर पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुरादनगर की सीट पे बीएसपी जीतती रही है, पहले भी जीती है और अभी भी। यहाँ अजय पाल सिंह बीजेपी से, हाजी अयूब इदरीसी बीएसपी से, सुरेंद्र कुमार मुन्नी आरएलडी से, एंड ब्रजेंद्र यादव हैं कांग्रेस से। तो बीएसपी बहुत क्लियर कट ऑप्शन है यहाँ, पहले भी जीते हैं, बार बार जीते हैं, इसलिए हाजी अयूब इदरीसी बीएसपी मुरादनगर। साहिबाबाद सीट पे ये अमरपाल शर्मा जी हैं समाजवादी पार्टी के, तो बहुत क्लियर कट हैं साहिबाबाद पे नतीजा जो भी आए, लेकिन आप सबको साहिबाबाद सीट पे अमरपाल शर्मा जी को आप हिमायत करें। इसी तरह गाजियाबाद की सीट ट्रेडिशनली बीजेपी को जाती है, लोकसभा भी और सिटी की जो ये सीट है और विधानसभा भी। लेकिन अगर इस मरतबा आप विशाल वर्मा पहली बार लड़ रहे हैं शायद यहाँ इलेक्शन, तो गाजियाबाद सिटी पे विशाल वर्मा समाजवादी पार्टी इनकी भरपूर हिमायत कीजिए। आपका वहाँ 25 से 28% वोट है गाजियाबाद की सीट पे, आप उसका इस्तेमाल कीजिए कि विशाल वर्मा जीत सके। हम गाजियाबाद की सीट ये बहुत दिनों बाद छीनी जाएगी अगर हम छीन सकें। मोदी नगर की सीट भी जो है वो बड़ी ट्रिकी सीट रही है। अभी मंजू शिवाच कोई हैं बीजेपी से हैं, पूनम गर्ग हैं से बीएसपी से, सुदेश शर्मा आरएलडी से हैं, और नीरज कुमारी प्रजापति कांग्रेस से हैं। तो ये बहुत क्लियर है यहाँ पर मोदी नगर के में जो गांवों का इलाका है उसमें जाट और मुस्लिम कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मोदी नगर शहर का जो इलाका है उसमें पंडित और बनियों का वर्चस्व ज़्यादा है। तो मेरी जो राय है तो एमपीसीआई की सीधी सुदेश शर्मा आरएलडी मोदी नगर की सीट पे, मोदी नगर सीट पे सुदेश शर्मा आरएलडी। नाउ कम्स टू हापुड़। हापुड़ पे 3 सीटें हैं। पहली धोलाना है, धोलाना पे असलम चौधरी मुकाबला करते रहे हमेशा, और असलम चौधरी को ही इस बार फिर समाजवादी पार्टी के असलम चौधरी हैं, धोलाना की सीट पर उनको दीजिए, समर्थन दीजिए। पहले भी शायद वो जीते हैं इसी सीट पे। हापुड़ रिजर्व में भी आरएलडी के उम्मीदवार गजराज सिंह हैं। हापुड़ रिजर्व पे गजराज सिंह आरएलडी के उम्मीदवार हैं। मैंने ग्राउंड से, मुझे तो जो मैंने लोगों से बात की, मुझे गजराज कई तरफ से गजराज, मैं जानता नहीं कौन सा है, लेकिन बहुत लोगों ने गजराज का नाम मुझसे लिया है। तो हापुड़ रिजर्व सीट पे आरएलडी के गजराज सिंह। गढ़मुक्तेश्वर सीट पे भी समाजवादी पार्टी की रविंद्रा चौधरी, ये बाद में बदला गया है, पहले कोई और साहब थे इस सीट पे, तो रविंद्रा चौधरी समाजवादी पार्टी के हैं, इनको आप करें। नाउ कम्स गौतम बुद्ध नगर। यह बड़ी दिलचस्प ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, गुजर डोमिनेटिंग ये ज़िला है। 3 सीटें आती हैं, नोएडा, दादरी और जेवर। इत्तफाक यह है कि जेवर की सीट पे आरएलडी ने अवतार सिंह भडाना को उतारा है। अवतार सिंह भडाना बहुत ज़माने से राजनीति कर रहे हैं, लोकसभा में भी 2-3 बार रहे, हरियाणा में भी ये मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ भी सीट, ये पार्टी बहुत बदलते हैं। ये कांग्रेस से इन्होंने शुरुआत की थी, फिर ये आरएलडी में आ गए थे, फिर बीएसपी में भी थोड़े दिन रहे, फिर बीजेपी में पिछला इलेक्शन लड़े थे मीरापुर से, और अभी
ये फिर आरएलडी में आए हैं। इनको जब टिकट मिला तो इनके ऊपर दबाव बनाया गया। कुछ दिन के बाद इन्होंने कहा अच्छा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। फिर दूसरा, अब मैंने जो कल कहा था ना, डील होती रहती है, तो इनको भी डील करने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन आखिर में इन्होंने तय किया कि आरएलडी के टिकट पे लड़ेंगे। तो इनके चूंकि बहुत बड़े गुर्जर लीडर है और गुर्जरों में इनका असर बहुत ज़्यादा है, और ये तीनों, ये पूरा ज़िला नोएडा, दादरी और जेवर का, ये इस ज़िले पे बहुत इम्पैक्ट है अवतार सिंह भडाना का। तो इनकी अपनी सीट की, वहाँ लोगों ने ये कहा, नोएडा के लोगों ने, कि हम हैं तो बीजेपी वाले, लेकिन अगर बढ़ाना है तो पहले हमारे लिए बढ़ाना है, बाद में पार्टी है। ये बात आम तौर पर नोएडा के लोगों ने कही है। तो नोएडा से लेके जेवर तक इस पूरी बेल्ट पे इनका असर है। तीनों सीट पे ये सुनील चौधरी नोएडा से लड़ रहे हैं, नोएडा में हमारे वोट हैं खासे। सुनील चौधरी समाजवादी पार्टी के, राजकुमार भाटी, ये भी गुजर हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के हैं दादरी सीट पे, और अवतार सिंह भडाना जेवर सीट पे। तो जो लोग जेवर के और नोएडा के और दादरी के हैं वो ये नोट कर लें कि अवतार सिंह भडाना, राजकुमार भाटी और सुनील चौधरी को गौतम बुद्ध नगर में आपकी हिमायत मिलनी चाहिए। नाउ कम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट है, बुलंदशहर। बुलंदशहर में कैंडिडेट्स आपस में बात किए हुए हैं, यानी सियाने का आरएलडी का कैंडिडेट शिकारपुर वाले से बात किए हुए, शिकारपुर वाला जो है वो सिकंदराबाद वाले से बात किया। तो एक अजीब सी गुमागू की कैफियत है, बट है बिल्कुल क्लियर, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है और जरा सा भी होना नहीं चाहिए। कंफ्यूज करने की कोशिश बहुत की गई है कैंडिडेचर के जरिए, लेकिन आपकी समझदारी यह है कि ये पूरा का पूरे पे 2 या 3% वोट का ही सारा खेल है। ये याद रखिए, सिर्फ 2-3% वोट का खेल है। अगर आपने थोड़ी सी समझदारी का सबूत दिया तो आप ये 2-3% वोट टिल्ट कर सकते हैं। इसलिए सिकंदराबाद की जो सीट है, सिकंदराबाद पे राहुल यादव समाजवादी पार्टी के लड़ रहे हैं, इनकी सेटिंग हो गई है तो पड़ोस वाली सीट से, सियाना वाली सीट पे। दूसरे पे हाजी यूनिस लड़ रहे हैं बुलंदशहर की सीट पे। इसमें कोई मुबीन कल्लू कुरैशी साहब समाजवादी से लड़ रहे हैं, सुशील चौधरी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, मधु जी पीस पार्टी से कोई लड़ रही हैं। तो नज़रअंदाज कीजिए, हाजी यूनुस स्ट्रांगली लड़ रहे हैं, पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको मदद मिल रही है, दूसरी कम्युनिटीज़ की भी। सियाना की सीट पे दिलनवाज बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनसे कुछ लोग नाराज थे, वहाँ के मौजूदा चेयरमैन भी और कुछ साबिक चेयरमैन भी और कुछ और लोग भी उन्हीं की बरादरी के नाराज थे, लेकिन वो नाराजगियाँ, बात की गई है, वो नाराजगियाँ दूर हुई हैं। अब बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर सुनील भारद्वाज बीएसपी से हैं, दिलनवाज खां तो हैं ही आरएलडी से, पूनम पंडित कांग्रेस से। यही कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी ने नहीं दिया है। तो बहुत दिलनवाज खां आरएलडी सियाना की सीट पे। नाउ कम्स डिबाई, बुलंदशहर की डिबाई सीट है। यहाँ भी समाजवादी के हरीश कुमार पहले भी लड़े और थोड़े से वोटों से हारे थे, तो हरीश कुमार जी समाजवादी पार्टी के हैं। शिकारपुर की सीट पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है किरणपाल सिंह को लेके और ये जो है मोहम्मद रफ़ी साहब को लेके। ये दोनों फाइट कर रहे हैं और इन दोनों की फाइट अनिल शर्मा से है जो शिकारपुर में बीजेपी के सिटिंग हैं, और ज़ियाउर रहमान हैं कांग्रेस से। तो किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, मोहम्मद रफ़ी को यहाँ पर हिमायत की जा सकती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर किरणपाल सिंह जी ताकत में दिखाई दें तो ये लास्ट मोमेंट का फैसला होगा। किरणपाल को आप यहाँ आरएलडी की हिमायत कर सकते हैं, लेकिन आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि चूंकि बीएसपी का अच्छा खासा वोट रहा है शिकारपुर में, तो मोहम्मद रफ़ी साहब को अगर आप यहाँ हिमायत करेंगे तो ज़्यादा सूदमंद हो सकते हैं। ये भी 2-3 दिन के बाद और क्लियर होगा, और ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी सूरत से वो मैसेज वहाँ भेज दूंगा। हमारी पहली प्रायोरिटी मोहम्मद रफ़ी साहब है शिकारपुर पे, बीएसपी के मोहम्मद रफ़ी साहब। देन खुर्जा रिजर्व सीट है। इस पे मीना जो पहले से कंटेस्ट में रहे हैं श्री बनीर सिंह जी, बंसी सिंह जी, इनको हिमायत करना ज़्यादा मुफीद और मुनासिब होगा, और हम ये सीट छीन सकते हैं खुर्जा की, समाजवादी पार्टी के बंसी सिंह जी। ना अगला अलीगढ़ में बड़े नुकसानात उठाए हैं आपने,
हालांकि उठाने नहीं चाहिए थे, लेकिन उठा लिए, तो अब क्या करें। लेकिन अब आप उस नुकसान को रोक सकते हैं। खैर की जो रिजर्व सीट है वो बिल्कुल क्लियर है, खैर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बार बार फ़ोन किया मैं, तो 2-3 महीने से खैर के मैंने कई चक्कर लगाए हैं। वहाँ आरएलडी के कैंडिडेट जो हैं भगवती प्रसाद सूर्यवंशी एकदम क्लियर है। आरएलडी ने कई बार ये सीट पहले जीती भी है खैर रिजर्व। तो भगवती प्रसाद सूर्यवंशी आरएलडी। इस तरह बरौली में एक अजीबोगरीब सिचुएशन बनी है। नरेंद्र शर्मा बीएसपी से आए हैं, प्रमोद गौड़ आरएलडी से आए हैं, गौरंग देव चौहान कांग्रेस से आए हैं, और शाकिर अली एमआईएम से। अब बरौली के बारे में जो अलीगढ़ के लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ऑप्शन सामने आई है, तो एमपीसीआई की ये मुतफ़क्का राय है कि वहाँ पर जो ये हमारे एमआईएम के कैंडिडेट शाकिर अली को पूरा जोर लगाए। एमआईएम कैंडिडेट, मैं फिर कहूँगा मेरा इख्तलाफ है, लेकिन एक ऑप्शन बन रही है तो आप उसकी हिमायत करें। बरौली सीट पे शाकिर अली एमआईएम के उम्मीदवार की हिमायत करें। अतरौली सीट पे भी समाजवादी पार्टी के वीरेश यादव, चूंकि एक कम्बिनेशन बन रहा है, पूरे ज़िले में एक कम्बिनेशन बन रहा है, ज़िलेवार एक बात हो रही है, इसलिए आपको वीरेश यादव को समाजवादी पार्टी के हैं, इनको समाजवादी अलीगढ़ ज़िले में हमेशा ही मजबूत रही है। बहुत मतलब इसका बीजेपी का मुकाबला समाजवादी से अलीगढ़ पूरे ज़िले की 7 सीटों पे रहा है। तो वीरेश यादव जी अतरौली सीट पे समाजवादी। छर्रा में भी मुकाबला बहुत क्लियर है। अब छर्रा पे होना तो कुछ और चाहिए था, लेकिन अब इत्तफाक है कि लक्ष्मी ढांगर समाजवादी पार्टी के छर्रा सीट पे। कोयल सीट पे बड़ी बदमाशी हुई है। मोहम्मद बिलाल साहब आ गए हैं बीजेपी के अनिल पराशर के साथ मुकाबले पे। बिलाल साहब बीएसपी के, शाजी इसाक साहब समाजवादी के, और विवेक बंसल का यहाँ बड़ा अच्छा वर्चस्व एक ज़माने में रहा है, और विवेक बंसल आदमी भी बहुत अच्छे हैं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि शाजी इसाक में बहुत थोड़े वोटों से पिछला इलेक्शन भी ये हारे हैं, तो इस बार शाज इसाक साहब को समाजवादी पार्टी से आप हिमायत करें। और अलीगढ़ शहर की सीट पे तो जफ़र भाई कितने वोटों से हारे थे भाई पिछली बार? 98,000 वोट लिए थे जफ़र आलम साहब ने। तो जफ़र आलम साहब को ही हिमायत करें। हालांकि बीजेपी की मुख्तार राज के मुकाबले रज़िया खान साहिबा भी हैं, और मोहम्मद सलमान इम्तियाज़ साहब भी हैं। ये प्लीज़, ये पिछली मरतबा भी ये सीट सिर्फ इसी वजह से हारी गई थी, दूसरा कोई रीज़न नहीं था कि बीएसपी ने 25,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, और एक साहब और थे उन्होंने भी 10-12 हज़ार वोट लिए थे, और इन्होंने 15 या 16 हज़ार कुछ ऐसे ही वोटों से जफ़र भाई हार गए थे। तो इस बार कोई गलती ना करें, जफ़र आलम साहब को सब मिल के वोट कीजिए समाजवादी पार्टी के अलीगढ़ शहर सीट पे। इगलास रिजर्व पे आरएलडी के बीरपाल सिंह दिवाकर खड़े हैं। बीरपाल सिंह दिवाकर आरएलडी, तो आप इनको जम के वोट कीजिए। नाउ कम्स, अब 2 ज़िले रह गए, 14 सीटें रह गई, मथुरा और अलीगढ़। 5 सीटें हैं मथुरा में, मथुरा और आगरा। 5 सीटें मथुरा में हैं और 9 सीटें आगरा में हैं। और मथुरा की सिचुएशन ये रही है कि मथुरा में बीएसपी भी अच्छी खासी रही है, और आरएलडी भी मथुरा में तो जयंत चौधरी ने खुद ही इलेक्शन लड़ा था, तो आरएलडी का अच्छा वर्चस्व है मथुरा में, और दूसरे नंबर पे बीएसपी का है। लेकिन पिछली मरतबा इन्हीं दोनों की जिद में बीजेपी जीती, मथुरा पे भी जीत गई थी सारी सीटें, और आगरा पे भी जीत गई थी। तो इस बार छाता की जो सीट है मथुरा की, हमारे वोट वहाँ कम है, लेकिन छाता पे तो है। तेजपाल सिंह आरएलडी के हैं, उनकी जो लोग भी वहाँ पर हैं वहाँ ये मैसेज पहुँचाएं। तेजपाल सिंह आरएलडी के, संजय लाथर समाजवादी पार्टी के, और राजकुमार रावत बीएसपी के लड़ते, यानी मंत की सीट पे संजय लाथर को, और गोवर्धन जो सीट है मथुरा की, राजकुमार रावत बीएसपी के गोवर्धन की सीट पे। और मथुरा सिटी पे कांग्रेस के प्रदीप कुमार का मुकाबला अच्छा खासा वहाँ रहा है। कांग्रेस जब राज बब्बर भी लड़ रहे थे तो खासा मुकाबला, राज बब्बर ने आगरा लड़ा था जी, वहाँ नहीं लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के प्रदीप कुमार ये इंडिपेंडेंट वहाँ कंटेस्ट करके कई बार अच्छे वोट ले चुके हैं मथुरा सिटी पे।
बलदेव रिजर्व पे आरएलडी की बबीता देवी जी हैं। कुछ औरतें भी जीतनी चाहिए ना, अच्छी और भी इससे पहले भी रही हैं खवातीन। तो बबीता देवी जी हैं आरएलडी की, बलदेव रिजर्व सीट पे। नाउ कम्स आगरा। आगरा में एतमादपुर पे बीएसपी के प्रभाल प्रताप सिंह राकेश आगरा कैंट रिजर्व है। इस रिजर्व सीट पे समाजवादी पार्टी के कुंवर सिंह वकील समाजवादी पार्टी, आगरा कैंट रिजर्व। आगरा साउथ पे रवि भारद्वाज बीएसपी के, आगरा साउथ रवि भारद्वाज बीएसपी। आगरा नॉर्थ शब्बीर अब्बास बीएसपी, आगरा नॉर्थ। अब ये आगरा नॉर्थ पे पुरुषोत्तम खंडेलवाल सिटिंग है बीजेपी के, बीएसपी के शब्बीर अब्बास हैं, ज्ञानेंद्र हैं समाजवादी पार्टी से, विनोद कुमार बंसल हैं कांग्रेस से। ये चार प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं। शब्बीर अब्बास एक ऑब्वियस चॉइस है, तो मेरी दरख्वास्त है कि आगरा नॉर्थ पे शब्बीर अब्बास साहब बीएसपी की हिमायत की जानी चाहिए। इस तरह आगरा रूरल रिजर्व है, यहाँ पर भी बीएसपी के की किरण प्रभा केसरी बीएसपी। दूसरी सीट जो है फतेहपुर सीकरी पे डॉक्टर ये हमारे ब्रजेश चहर, ये बहुत प्रोमिनेंट वहाँ की एक शख्सियत हैं और पिछला इलेक्शन भी कम वोटों से हारे हैं। ब्रजेश चहर आरएलडी के हैं और फतेहपुर सीकरी का वोट कम्बिनेशन आगरा वालों को मालूम होगा, तो ये कितना स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट करेंगे आपको अंदाज़ा होगा। तो आरएलडी के ब्रजेश चहर, फतेहपुर सीकरी। फिर खैरागढ़ में बीएसपी के गंगाधर सिंह कुशवाहा। ये मैंने इसलिए कहा कि ये 2012 और 17 का जो इंतखाब है, फिर 19 का में भी, तीनों में बीएसपी का वोट वहाँ सबसे ज़्यादा रहा है। हालांकि बीजेपी जीती है, लेकिन वोट के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बीएसपी का वोट रहा है। तो गंगाधर सिंह कुशवाहा का क्या वहाँ पर असर है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन बीएसपी का कैडर वोट है। इस बुनियाद पे गंगाधर सिंह कुशवाहा को की हिमायत करें वहाँ के लोग। फतेहाबाद की सीट जो है उस पर समाजवादी की रूपाली दीक्षित, ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बदला गया है इनका टिकट, तो रूपाली दीक्षित जी हैं समाजवादी पार्टी की फतेहाबाद सीट पे। और आखिरी सीट आगरा ज़िले की आखिरी सीट बाह पर भी समाजवादी के मधुसूदन शर्मा समाजवादी पार्टी। तो ये 58 सीटों में से एक सीट मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। जो समझ में ना आए तो दोबारा सुन लीजिएगा जिस सीट का हो। इसमें से हर ज़िले के आप कट करके वीडियोस ज़िले में भेज सकते हैं ज़िले के लोगों के लिए। इस तरह जो हमने कहा था कि हम हंग असेंबली चाहते हैं, तो हमने जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है कि 58 सीटें हैं कुल। 58 में से आरएलडी की हिमायत करें 17 सीटों पर, 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी की हिमायत करें, 13 सीटों पर बीएसपी की हिमायत करें, जबरदस्ती करें। वो भले ही लड़ रही हैं या नहीं लड़ रही, आज नहीं थी आगरा मायावती जी, लड़े ठीक से न लड़े, लेकिन कैडर वोट है उनका, अपना वोट डालिए उनको और बीएसपी को भी मजबूर कीजिए कि वो आए कंटेस्ट में, ताकि बाईपोलर कंटेस्ट ना हो। मैंने कल भी कहा बाईपोलर कंटेस्ट नहीं होना चाहिए, वो खतरनाक है, वो बीजेपी के हक में जाएगा, इसलिए बाईपोलर मत होने दीजिए। वो करना चाहते हैं बाईपोलर, हम मल्टीपोलर करना चाहते हैं। इसलिए बीएसपी के 13 उम्मीदवार, एमआईएम के 2 उम्मीदवार और कांग्रेस का 1। तो अब इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा, आरएलडी के 17 है, सपा के 25 है, बीएसपी के 13, एमआईएम के 2, कांग्रेस का 1। अब इसमें जो हमने और भी कई चीज़ों को कंसिडरेशन किया है, उस कंसिडरेशन के में आने के बाद हमने इन 58 सीटों में से 20 मुस्लिम कैंडिडेट्स की भी हिमायत का ऐलान किया है। मैंने कल कहा था कि हमको 74-75 ये मुस्लिम कैंडिडेट भी चाहिए जो जीत के जाए। पिछली बार सिर्फ 24 गए थे। ये कुल इन सीटों में 58 में से 20 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, 4 आरएलडी के हैं, 8 समाजवादी पार्टी के हैं, 6 बीएसपी के हैं और 2 एमआईएम के हैं।
20 मुस्लिम उम्मीदवार हैं इसमें। तो एक हंग असेंबली लाना और अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना, ये दो मकासद से ये चीज़ ये तैयार की गई है। अब जब ओवरऑल 403 सीट पे हम जाएंगे तो आपको ठीक से अंदाज़ा हो जाएगा हमारे जहन में है कि हम किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं। और इसमें से मुझे खूब अच्छे तरीके से मालूम है कि इनमें से ये 58 सीटें, 58 पर हमने तो अपनी हिमायत का ऐलान किया है। ये सारी की सारी सीटें तो हम नहीं जीतेंगे, हमको अच्छे से मालूम है। इसमें से कितनी सीटें हम हारेंगे हिमायत के बावजूद, वो मुझे मालूम है। वो हमने पहले इवेलुएट कर लिया है कि इसमें से कौन कौन सी सीटें हम हारेंगे, मगर मैं बताऊंगा नहीं आपको। बताने का काम होगा 7 तारीख को। 7 तारीख को मैं बता दूंगा कि पहले फेज की कितनी सीटें हम बीजेपी को हार रहे हैं और कितनी हम अपनी प्लानिंग के मुताबिक हासिल कर रहे हैं। ये 7 तारीख को होगा। तो ऑब्वियसली हमने 25 और 18 43 के करीब सीटें हमने गठबंधन के लिए की हैं। इन्हीं में से कुछ सीटें हम हार सकते हैं, हारने का है। तो जो सीटें हम हारेंगे इसमें से, वो उसका रेशो वही होगा कि जो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कि हम एक हंग असेंबली की तरफ लाएंगे। तो ये बहुत ही सोच समझ के, गौर फिक्र करके, लिख पढ़ के, मशवरे करके, ग्राउंड पे देख के ये एक फैसला किया गया है। आपको अगर इस पर कोई इख्तलाफ है, कमेंट में आपने लिखा होगा, मैं कमेंट साथ के साथ पढ़ नहीं पाता हूँ, बाद में कमेंट पढ़ूंगा, तो ज़रूर बता दीजिएगा किसी को। लेकिन आप तमाम लोग अपने अपने हलकों में, अपने हल्का असर में, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, रिश्ते कुनबेदार हैं, आपके NGOs हैं, आपके जो सोशल वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सब लोग, अइम्मा मसाजिद हों या मदारिस के लोग हों, सब लोग ज़मीन पे उतर के काम करें। और हमारी कोशिश होगी कि जो दीगर जो नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और तंजीमें हैं, उनको भी ये हम मैसेज ये फेज वाइज पहुंचा रहे हैं कि वो भी अपने जो उनका ज़मीनी कैडर है, वर्कर्स हैं, ओहदेदारान हैं, वो इसी लेवल पर हिमायत करें ताकि एक मुश्तरका फैसला होके सबके सामने जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हमने मुत्तहदा ये काविश की और अपने इख्तलाफात को हमने पसे पुश डाला और अपने रिश्ते कुनबेदारियों और वाबस्तगियों को पसे पुश डाल के महज मुल्क और मिल्लत के मफाद में फ़ैसला करते हुए इस अपील पर आपने ध्यान 8 दिन पहले मैं बता रहा हूँ ताकि तैयारी कर सके। और हर फेज़ के 8 दिन पहले मैं बोलता रहूँगा, हर फेज़ के 8 दिन पहले बोलूँगा ताकि दरमियान में तैयारी करने का वक्त आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको बता चुका हूं कि अब दूसरी जो ये आज पार्ट 2 था, कल मैंने बैकग्राउंड बताया, आज फर्स्ट फेज का आपको दे दिया। जो इस लोग ये सवाल करते थे कि हिकमत अमली क्या होगी, हंग असेंबली कैसे लाएंगे, आज उनको एक जवाब, मुझे उम्मीद है कि उन्हें जवाब मिला होगा कि हम हंग असेंबली कैसे लाएंगे। तमाम 403 सीटों पर इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं और करते रहे। मैंने पहले कभी ऐलानात नहीं किए थे, पहली बार मैं इस तरह से काम किया, इम्प्लीमेंट किया, नतीजा भी हासिल किया, लेकिन ऐलान नहीं किया था। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल पहली बार ये जो काम हम करते रहे हैं उसका ऐलान भी कर रहे हैं। तो आप बराए करम हमारे इखलास पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए, एतबार करते हुए इस अपील के पर अमल दरामद करें इंशाअल्लाह ताला। फिर दुआ भी करें, दिन भर ज़मीन पे फैल जाइए, ग्राउंड पे फैलिए और ग्राउंड पे फैल के खूब मेहनत कीजिए और फिर रात को अल्लाह के दरबार में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जालिम से इस रियासत को निजात दे और फिर इस पूरे मुल्क को भी निजात दे। दोनों काम कीजिए, ग्राउंड पे मेहनत और रात को दुआ, और इस हिकमत अमली को अल्लाह ताला कामयाब बना दे। हम भी दुआ कर रहे हैं, आप हजरात भी दुआ करें। अब सेकेंड फेज की लिस्ट के लिए मैं 6 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला 9:30 बजे रात को आपके साथ फिर बैठूंगा और 6 फरवरी को जो 9 ज़िलों की 55 सीटें 14 फरवरी को पोल में जाएंगी, वो 6 फरवरी को मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने वो पेश करूंगा। इसमें मुश्किल थी, 6 फरवरी वाले में ज़्यादा परेशानी हमको होने की उम्मीद नहीं है। बराए करम इसके मुताबिक आप वोट करें और ख़ुद को भी कामयाब करें, हमें भी कामयाब करें। अल्लाह ताला हमारा हामी, नासिर व मददगार हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।